अब हम लोग इस चैप्टर में वेव के बारे में समझते हैं। वेव क्लास 9th में सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप किसी भी बोर्ड से हो गए, साउंड वेव करके चैप्टर होता है, सब लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। इवन फिजिक्स में आप लोगों को क्लास 11th में भी आगे चल के वेव पढ़ाया जाएगा। तो मैं वेव के रिलेटेड कुछ टर्म आपको बताने जा रहा हूँ जिसका हमें इस चैप्टर में यूज पड़ेगा। बाकी वेव हमारा चैप्टर नहीं, या वेव हमारा टॉपिक नहीं है। वेव एक्चुअली में मैं आपको सिर्फ इस पर्पज से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे हमें कुछ टॉपिक का यूज या फिर कुछ टर्म का यूज पढ़ने वाला है, और अगर आपको वो नहीं पता होगा तो हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो मैं बस जस्ट उसका कुछ रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको याद हो ना हो, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि आगे इस चैप्टर में इन सारे टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो हम लोग वेव के रिलेटेड कुछ टर्म लिखते हैं। वेव सबको पता होगा, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो क्लास 9th का फिजिक्स का बुक आप लोगों के पास होगा, उसमें आप वेव के बारे में पढ़ सकते हो। साउंड वेव चैप्टर ओपन करना, वहां पे आपके पास डिटेल में लिखा होगा। हम लोग अभी क्या है कि सिर्फ वो चीजें करेंगे जो हमारे लिए क्या है कि अभी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेव के रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म लिखते हैं। तो सबसे पहला टर्म होता है आपके पास वेव लेंथ। वेवलेंथ क्वेश्चन क्या आता है कि वेवलेंथ होता क्या है। तो देखो इसके नाम में लिखा है क्या, लेंथ ऑफ अ वेव। तो एक वेव का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। मीन्स आपको एक कंप्लीट वेव लेना है और एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होगा वही होता है वेवलेंथ। इसको समझते क्या है। तो जैसे हम लोग वेव को बनाते हैं, वेव पता होगा ये अप एंड डाउन, वही जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये एक वेव लेते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखो यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो देखो ऊपर गया, सिर्फ ऊपर गया आधा वेव। पूरा वेव होने के लिए तो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो ये जो है ये जो पूरा वेव है ये इसी को बोलते हैं दिस इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ का जो सिंबल होता है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं लेम्डा। लेम्डा क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्या, LAMDA, लेम्डा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेम्डा। तो क्या है वेवलेंथ, देखो ये आधा वेव, ये पूरा वेव। तो एक पूरे वेव का जो लेंथ होता है यही होता है वेवलेंथ। और इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, लेम्डा से। ठीक है, कुछ लोग इसको डिफाइन करने के और भी तरीके निकाल रखे हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। वेवलेंथ मींस वेव का लेंथ, तो वेव का लेंथ होता है वेवलेंथ। चलो इसको और समझते हैं। अगर मान लेते किसी आदमी ने यहां से देखा हो, तो यहां से, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। सबको पता होगा ट्रफ बोलते हैं। अगर यहां से देखते हैं तो देखो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर ये ऊपर का आगे वाला पार्ट, फिर नीचे वाला वेव और पीछे वाला पार्ट, तो यहां तक आते आते, जहां तक, तो यहां तक आते आते देखो पूरा वेव होता है। ऊपर का आगे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और ऊपर का पीछे वाला पार्ट। तो ये जो पूरा होता है ये भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। तो आप कहीं से भी ले सकते हो। एक कंप्लीट वेव का लेंथ होता है वेवलेंथ। अगर आप यहां से स्टार्ट करते, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो नीचे का आगे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे का अगर ये यहां तक, तो यहां तक ये पूरा वेव होता है, तो ये कहलाता है लेम्डा। तो यहां से लो, ये लो सब बात एक ही है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, कई बार ये होता है आपके पास लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव। लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव। तो एक वेव का जो लेंथ होता है ये वेवलेंथ होता है। या इसको ऑल्सो बोलते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive, it is distance between two consecutive crest क्या होता है, नीचे वाला, और ट्रफ। इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। तो consecutive crest और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। ठीक है, ये होता है वेवलेंथ। ये लेंथ। तो अगर लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, एक वेव का लेंथ वेवलेंथ। ठीक है, पहला टर्म आ गया।
अब सेकेंड टर्म इसमें होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे न्यू, एन यू, न्यू। ये न्यू लिखा है, न्यू, म्यू नहीं न्यू, एन यू, न्यू, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं। वी को थोड़ा घुमा के लिखना, न्यू पढ़ते हैं। जब मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूं तो लोग बोलते हैं 1/टाइम। देखो 1/टाइम तो उसका फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या होता है ये पता नहीं तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या। फ्रीक्वेंसी का देखो मतलब क्या होता है, आप जब किसी भी चीज को, मतलब किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोसेस को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हो, रिपीट, तो वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक न्यूक्लियस है मानते हैं, ये समझ लो सेंटर पॉइंट, जो भी न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट, जहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसको घूमने में सपोज करते हैं कि 5 सेकंड का टाइम लगेगा। एज्यूम कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और 5 सेकंड में एक चक्कर मार लेता है, मतलब 5 सेकंड में उसने एक चक्कर मार लिया, ठीक है। तो 1 मिनट में देखो 5 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है तो 10 सेकंड में 2 चक्कर मारेगा, ये आपको पता है। और 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में कितने, 12। अरे सिंपल मैथ्स, अगर 5 सेकंड में एक चक्कर मारता तो 1 मिनट में कितने चक्कर मारेगा, 12। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 12 पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितना चक्कर मारा है, 12। देखो 1/टाइम तो होता है, टाइम की यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक फिक्स टाइम में कोई भी प्रोसेस या कोई भी वर्क कितनी बार रिपीट होता है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। जैसे आप समझो कि आप लोग मान लो कि घर में 3 बार खाना खाते हो। मान लो अरे मॉर्निंग में मान लो ब्रेकफास्ट किया, खाना ही एक तरफ ब्रेकफास्ट किया, फिर आफ्टरनून में हमने क्या किया, लंच किया, और फिर इवनिंग में डिनर किया। तो ये कितनी बार किया, 3 बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका खाने का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलोगे 3 पर डे, मतलब मैं एक दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, पर डे यूनिट तो बताना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप सेम चीज कितनी बार रिपीट करते हो फिक्स टाइम में। जैसे मान लेते हैं और एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में मान लेते हैं मैं सपोज करता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर जाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आता हूँ। मुझे ये करने में लगता है 10 मिनट। मीन्स मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर गया, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आया, 10 मिनट का भाई टाइम लगा। तो 1 घंटे में मैं कितने चक्कर लगा सकता हूँ, 6। अरे 10 मिनट में 1 तो 1 घंटे में 6, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 6 पर आवर। अरे 1 घंटे में किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक फिक्स टाइम में कोई भी चीज कितनी बार रिपीट करता है। तो जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या होगा कि कितने चक्कर मारा, तो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कितनी बार चक्कर मारेगा 1 सेकेंड में, कितनी बार रिवॉल्व होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यही होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस, कोई भी वर्क एक फिक्स टाइम में जितनी बार रिपीट होता है वही होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसको पहले वेव के टर्म में समझते, क्या होता है वेव के टर्म में। तो जैसे देखो ये वेव है, वेव लगातार गुजर रहा होगा, मैंने एक पॉइंट ले लिया, हमारे था कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट पकड़ लिया, और इस पॉइंट से क्या है कि लगातार वेव गुजर रहे, 1 सेकंड में इस पॉइंट से जितना वेव गुजरेगा वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर सेकंड में लिखना है तो सेकंड में, मिनट में लिखना चाहो कर लो, पर टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव के लिए यही होता है। तो क्या होता है आपके पास ये नंबर ऑफ वेव, बल्कि वेव्स कर लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना भी वेव पास करता है वही होता है फ्रीक्वेंसी। अगर आप एक न्यूक्लियस अज्यूम करोगे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, तो आप अगर सर्कुलर मोशन के लिए कहोगे तो सर्कुलर मोशन का भी हमें जरूरत पड़ेगा, तो वो भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये वेव के लिए होता है। और क्या होता है, फॉर सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन है तो वहां पे क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कितनी बार रिवॉल्व करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड।
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो कितनी बार भाई चक्कर मारता है एक सेकेंड में, कितनी बार रिवॉल्व होता है, वही होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर वेव के लिए कहोगे तो क्या होता है? वेव के लिए नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो एक जगह से कितनी बार वेव पास होता है, तो वही आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है? जैसे एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, कोई भी चीज हो सकता है। तो जैसे बोलते ना रियल लाइफ में, मान लेते आपका एक कोई फ्रेंड है, तो आप उससे बहुत ज्यादा मिलते हो तो बोलते ना बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकात हो। फ्रीक्वेंट मतलब तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। अगर मिलने का मान लेते रेट मतलब एक दोस्त उससे रोज मिल रहे हो, दिन भर मिल रहे हो, तो क्या बोलेंगे? बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकात हो रही है। और उससे बहुत कभी कदार मुलाकात हो रही है, 6 महीने साल में एक बार, तो उसको बोलेंगे कि मिलने का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई भी चीज कितनी बार रिपीट करता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये टाइम के लिए हिसाब से, और कितने टाइम में रिपीट करते ही बोले बार बार कि कितने टाइम में रिपीट करता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ये होता है 1/टाइम। ठीक है? ये यूनिट होता है। तो अगर आप यूनिट की बात करो, मतलब ये तो फॉर्मूला होता है, सॉरी 1/टाइम तो इसका फॉर्मूला होता है। और यूनिट की बात करो तो नॉर्मली टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये होता है सेकंड इनवर्स, या इसको कई बार बोलेंगे हम लोग हार्ट्स, H और Z हार्ट्स। हार्ट्स मैंने जो लिखा है लिख लो, आप लोगों के लिए अच्छी बात है। पर ये केमिस्ट्री में देखो, वेव चैप्टर किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स में यूज पड़ जाएगा हार्ट्स का, तो हम लोगों को ज्यादा यूज पड़ता नहीं, मैंने लिख दिया है। केमिस्ट्री में कोई यूज आएगा नहीं। केमिस्ट्री में सेकंड इनवर्स से बहुत होता है। मतलब मैं आप लोगों को ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसका यूज आएगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये मान के चल रहे कि आपको ज्यादा बेसिक चीजें पता नहीं है, तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो आप लोगों को ये इतना सब चीजें तो पता होना ही चाहिए। और हार्ट्स लिखना चाहो लिख लो, इसका कोई यूज आगे आता नहीं है। फिर आगे आपके पास थर्ड होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव। तो क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी क्या होता है? अरे वेलोसिटी वही होता है जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्वेश्चन आता है क्या? अरे वेलोसिटी तो पता ही होगा ना क्या होता है। क्या होता है? अरे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो पढ़ा ना आप लोगों ने। क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चलो स्पीड कह लो। वेलोसिटी कहने में नहीं मजा, स्पीड कह लो। देखो अब आप बोलोगे सर स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अरे फिजिक्स नहीं लगाना है, फिजिक्स में होता है मास अलग है, वेव अलग है, वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग, केमिस्ट्री सब बराबर। अरे जो लिखना चाहो लिख लो, कौन टेंशन लेता है। फिजिक्स में सब दिमाग लगाना, केमिस्ट्री में मास मतलब वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, यहाँ सब बराबर है। यहाँ हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं करते, जो मर्जी बोल देना, इतना कोई मैटर नहीं करता। केमिस्ट्री फिजिक्स में करता है, केमिस्ट्री नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव, तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन अ यूनिट टाइम। भाई डिस्टेंस बाय टाइम तो क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन अ यूनिट टाइम। ठीक, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या होगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, अरे वेलोसिटी नहीं, चलो स्पीड लिख लो, स्पीड लिख लो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है? स्पीड अपॉन टाइम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वेव। ठीक है? वेव के लिए स्पीड को ऐसा करते हैं, v लिख लेते हैं। और डिस्टेंस, अरे वेव का डिस्टेंस तो लेमडा के टर्म में मेजर होता है। लेमडा यही है लेंथ। तो डिस्टेंस किसके टर्म में मेजर होगा? लेमडा के टर्म में, और नीचे टाइम t। ठीक है? ये तो इसको लिख लेते हैं, ये v इक्वल टू क्या होता है? लेमडा। और देखो 1/, इसको ले सकते हैं लेमडा और इंटू 1/t कर सकते हैं। और 1/t तो फ्रीक्वेंसी होता है, जस्ट अभी बताया, इसको कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है? ये या फॉर्मूला जो याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? v/λ। ये फॉर्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम तो होता है पता है, लेकिन उसका यूज कम पड़ेगा। किसका यूज आएगा? फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी या स्पीड बाय लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है? ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो वेव क्या होता है? बहुत टाइप का होता है। साउंड वेव होता है, लाइट वेव होता है। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि
लाइट का कुछ ना कुछ स्पीड होता है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं आपके पास स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? लाइट होता है, और क्या? स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ऑल जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन कौन से अभी लिखवा दूंगा भाई, अरे पता होगा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, वही सब। स्पीड और अल्ट्रावायलेट सुना ही होगा। स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं लोग सी से, मीन सी इक्वल टू होता है इसको सी। सी इसका सिंबल, अरे जो V था उसको C बोला है, C अलग से। अरे एक फॉर्मूला सुना होगा आइंस्टीन का, अल्बर्ट आइंस्टीन का, E इक्वल टू MC स्क्वायर, सबने सुना होगा, बहुत फेमस फॉर्मूला, E इक्वल टू MC स्क्वायर। उसमें जो C जो होता है वो यही है, C स्पीड ऑफ लाइट होता है वो। तो वो C, इसको C से लिखते हैं स्मॉल c से लिखते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता है, और C का, इसको C से लिखते हैं, C का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? C by लैम्डा। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब किसके लिए है? लाइट के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के लिए क्या होगा फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा C by लैम्डा। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? एक फिक्स लेंथ में जितने भी वेव प्रेजेंट होते हैं वो वेव नंबर होता है। नॉर्मली वो लेंथ मीटर होता है, क्योंकि मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक वेव है, अरे वेव है, और उसका वेव लेंथ 10 सेंटीमीटर। अरे वेव है, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास सपोज करो 1 मीटर का पूरा डिस्टेंस, कितना? 1 मीटर। तो अगर एक वेव का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितनी वेव होगी? आराम से सोचो कि अरे एक वेव 10 सेंटीमीटर तो 2 20 और 10 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। तो अगर एक वेव का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फिर 1 मीटर में कितने वेव होंगे? 10। तो उसी के लिए हम लोग लिखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? यह होता है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट in 1 मीटर। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 मीटर। 1 मीटर में जितने वेव प्रेजेंट होते हैं वही होता है वेव नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये क्या है? न्यू, न्यू के ऊपर बार, ऐसे नहीं पढ़ना, न्यू लाइन, न्यू बार, BAR, न्यू बार। इसको क्या बोलते हैं? न्यू बार। तो वेव नंबर का क्या होगा फॉर्मूला? 1 by लैम्डा। ठीक है, 1 by लैम्डा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और भाई मीटर में लेना है ये। तो इसका जो यूनिट जो होगा, तो वो आपके पास क्या होगा? मीटर है, बस ये इसका यूनिट। तो हम लोगों ने वेव के बारे में जो बेसिक टर्म पे पढ़ ली, हमको बस इतने की जरूरत होती है, किसकी वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की, वेलोसिटी की, स्पीड या वेव नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे इसमें थ्योरी देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। तो लिखते हैं इसमें, इफ wavelength of light is 500 नैनोमीटर। nm का मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब है 10 to the power -9। If wavelength of light is 500 nanometer, find frequency of light। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो आपको क्या निकालना है? लाइट का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो आपके पास क्या है कि वेवलेंथ दिया है और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो आप लोगों को सबको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? C by लैम्डा। और देखो C तो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 into 10 to the power 8, और नीचे का 500 नैनोमीटर
नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। ठीक है ये, तो ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 3 × 10⁻17 अपॉन 500। ये इसको कर लेते हैं, आपके पास हो जाएगा 3000 अपॉन 500 इंटू 10⁻14। इसको डिवाइड कर लो तो आएगा 6 × 10⁻14। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स ये इसका यूनिट होगा। तो समझ में आ गई, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो लाइट का स्पीड याद रखना है, लाइट का स्पीड नहीं दिया रहता, वो आपको हमेशा याद रखना है। कितना होता है लाइट का स्पीड? लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोलोगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक न्यूमेरिकल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जो लाइट जो है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ ऑर्डर लिख लेते हैं। और होता क्या है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका यूज पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं करना है। इस चैप्टर में क्या है कि देखो इसमें फिजिक्स के टर्म काफी ज्यादा आते हैं, जो आपको टाइम के साथ फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। पर हमें क्योंकि इस चैप्टर में इन सब टर्म का यूज पढ़ने वाला, तो बेसिक चीजें लिखते रहते हैं। तो हम लोग एक टर्म लिखते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी याद रखना, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग लिखते हैं हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मींस इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ना, अरे फिजिक्स में ये ऐसा मतलब वो क्या होता है, ऐसे पढ़ाया गया होगा ना ये। तो देखो ऐसा है कि अगर मतलब मान लेते ये ऐसे समझ लो, ऐसे अगर ऐसे लाइट जाता है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड। अरे मतलब 3 फील्ड होता है, ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये इधर लाइट जा रहा है, इधर लाइट, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अरे 2 परपेंडिकुलर, ऐसे इसके परपेंडिकुलर, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, बस। तो इतना ही ध्यान रखना, अभी केमिस्ट्री से इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस वेव में क्या होता है, इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, दिस वेव इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख लेते हैं बस इंफॉर्मेशन के लिए, बस ऐसे नॉलेज के लिए, ज्यादा यूज अभी है नहीं। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वेव is associated with electric and magnetic field. This type of wave is associated with electric and magnetic field. तो इस टाइप की जो वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती है, मतलब इसमें प्रेजेंट होता है। डायरेक्शन, जैसे मान लो लाइट अगर इधर जा रहा है, जैसे लाइट मान लो लाइट इधर जा रहा है, इधर, तो लाइट के डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अरे 3 एक्सिस होते, सुना होगा ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, जिधर वेव का डायरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, तो वेव भाई जिस डायरेक्शन में मूव कर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are perpendicular to each other, तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जिधर वेव मूव करेगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब एक दूसरे परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ये।
हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं जो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपसे अगर पूछे क्या क्या लाइट पे क्या ग्रेविटी लगती है, तो आप बोलोगे नहीं, और आप बोलोगे कि सर ग्रेविटी कैसे लगेगी, मास ही नहीं होता है। मतलब मैंने पहले बोला था कि देखो लाइट मैटर नहीं है क्योंकि लाइट में मास नहीं होता। अब आप खुद सोचो, अच्छा मैंने देखो वो तो पहला दिन था तो मैंने बोल दिया कि चलो लाइट मैटर नहीं है। अब आराम सोचते हैं, मैंने कहा कि लाइट में ग्रेविटी क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है, क्या इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल ऑन लाइट और नॉट। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, आप बोलोगे नो सर बिकॉज लाइट हैव नो मास। चलो ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा ब्लैक होल, अरे सुना होगा ना ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल एक ऐसी जगह, अरे बचपन से डिस्कवरी देखते होगे, देखा होगा सबने डिस्कवरी में तो रोज ब्लैक होल आता रहता है, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। कोई ऐसा बच्चा हो नहीं सकता जिसने ब्लैक होल ना सुना। अरे बचपन से डिस्कवरी कभी ना कभी देखा होगा, डिस्कवरी में रोज आता है ये। मतलब आप आज सुबह से डिस्कवरी देखो, रात तक देखना, एक बार जरूर ब्लैक होल दिखा देगा, वो रोज आता है। डिस्कवरी में कुछ चीजें वही रोज आती रहती है, इसमें कुछ नया आता ही नहीं है। तो ब्लैक होल एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अरे यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहां से लाइट भी नहीं निकल पाता, मतलब लाइट भी स्केप नहीं करता। सुना होगा लाइट भी उससे, मतलब ब्लैक होल से क्या होता है, ब्लैक होल में जब जाता है तो वो जो लाइट जो है वो भी स्केप नहीं कर पाता, सबने सुना होगा। और फिर ये बोला जाता है कि ब्लैक होल का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, कि बहुत पावरफुल ग्रेविटी है, लाइट को भी नहीं जाने देता। तो अब खुद सोचो आराम से, अगर लाइट पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगी तब तो लाइट को ब्लैक होल से निकल जाना चाहिए था। अरे आराम से सोचो, ब्लैक होल से तब तो लाइट को निकल जाना चाहिए, पर लाइट ब्लैक होल से नहीं निकल पा रहा। इसका मतलब कि ब्लैक होल का ग्रेविटी की वजह से लाइट वहां फंस गया, वहां ट्रैप हो गया, फंस गया, नहीं निकल पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि लाइट पे ग्रेविटी का इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना। तो अब आप बोलोगे सर लाइट का मास नहीं होता, होता है, लाइट का मास होता है। अब आपको यही तो समझना है। हाँ, लाइट का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन से भी क्या होता है, करोड़ टाइम्स या उससे भी छोटा होता है, बहुत कम मास होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल था, उससे भी करोड़ टाइम्स, मतलब उससे भी छोटा, बहुत छोटा होता है। हम लोग आगे कैलकुलेट भी करेंगे, ऐसे नहीं, आगे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत छोटा होता है, पर होता तो है। और ग्रेविटी अगर बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कहा होता है ब्लैक होल, तो लाइट एस्केप नहीं कर पाता, तो क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अब ये याद रखना है कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो लाइट पे एप्लीकेबल है, ऐसा होता है। अगर एक ब्लैक होल है और लाइट अगर यहाँ से जा रही है तो लाइट इधर मुड़ जाएगी, तो उसका ग्रेविटी स्ट्रांग है। तो क्या होता है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी is applicable on लाइट। ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो लाइट पे एप्लीकेबल होता है, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल ऑन लाइट, लाइट एप्लीकेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई पूछे कि जैसे मान लो एक रूम, मान लो जैसे जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो सुना होगा, जो मैग्नेट है तो उसके चारों साइड फील्ड बनता है ना ये। अरे ये मैग्नेट है, मान लो मैग्नेट है, और मैं यहाँ पे आयरन को ले आया तो तुरंत अटैक रहता है तुरंत। तो क्यों, क्योंकि इस मैग्नेट का एक फील्ड है, वो अगर उस फील्ड में आयरन आएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो वहां पे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अफेक्ट नहीं होता है। मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तभी वो उससे सीधा निकल जाएगा। ये बात को ध्यान रखना, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। वैसे इन सब के बारे में आगे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, पर तब भी बेसिक कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, effect of electric field and magnetic field on electromagnetic wave is negligible. Effect of electric field and magnetic field on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल।
आप उसको बोलोगे नो इफेक्ट, बेटर है नो इफेक्ट भी बोल सकते हो, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हो गया। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक लिस्ट बना लेते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिस्ट बनाते हैं जो आप लोगों को याद करना है और आप सबको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ लिखते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टार्ट करते लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक वेव, उसके बाद है गामा। अरे कॉस्मिक वेव आपके मन में आएगा सर कॉस्मिक वेव क्या होता है? कॉस्मिक, अरे यूनिवर्स में सुना होगा ना, कई बार न्यूज में आता है, डिस्कवरी में आता है ना, कि बाहर के यूनिवर्स से कुछ वेव आ रहे हैं, बाहर की गैलेक्सी से कुछ वेव आ रहे हैं। तो बाहर की गैलेक्सी से, बाहर के स्टार से जो भी वेव आते हैं वही होता है कॉस्मिक, कॉस्मिक वेव। फिर गामा वेव, गामा वेव सबने सुना होगा, अल्फा बीटा गामा, तो गामा वेव। फिर इसके बाद इसमें आता है गामा के बाद कौन सा आता है इसमें? एक्सरे। अरे एक्सरे सुना होगा ना, जब हड्डी टूटती है एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे। उसके बाद इसमें आता है अल्ट्रावायलेट। फिर यहां पे आपके बाद आता है विजिबल। अरे विजिबल लाइट जो दिखता है, जो दिखता है भाई विजिबल लाइट। उसके बाद इसमें क्या आता है? इंफ्रारेड। और इसके बाद क्या आता है इसमें? माइक्रोवेव। और सबसे लास्ट में रेडियो वेव। ये जो सीक्वेंस में लिखा है इसको इसे सीक्वेंस में याद करना है, याद रखना है, इसे सीक्वेंस में याद करना है। तो इसमें होता है कि ऊपर से आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? जो लेमडा जो होता है, लेमडा वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेमडा बढ़ रहा है। और देखो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बाई लेमडा। सी तो स्पीड होता है, स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर लेमडा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। तो ऊपर से नीचे आने में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम। तो ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी कम होता है, लेमडा ज्यादा, ठीक है, याद रखना। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? लेमडा क्या हो रहा है? लेमडा हो रहा है ज्यादा। इसका लेमडा ज्यादा, इसका लेमडा कम, ठीक है। इसमें ये लीस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? लेमडा बढ़ता है, मींस वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। इसमें जो विजिबल लाइट है इसके बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं जो आपको याद रखना है। विजिबल लाइट को अगर आप ब्रेक करोगे तो वो उसके पहले अल्ट्रावायलेट है। आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, अल्ट्रावायलेट। और इसके नीचे क्या? इंफ्रारेड। तो ये रेड और ये वॉयलेट, अरे उसी से नाम आया है। तो इसके सबसे ऊपर है वॉयलेट, ठीक है, सबने सुना होगा विबग्योर, विबज्योर, वो कोई वर्ड नहीं है, वो ऐसे विबग्योर, विबज्योर जो बोलना चाहो। फिर क्या है? इंडिगो। फिर क्या होता है? ब्लू। फिर क्या है? ग्रीन। फिर आपके पास क्या है? येलो। फिर क्या है? ऑरेंज। और सबसे लास्ट में क्या है? रेड, ठीक है। तो क्या लिखा है? VIBGYOR, ठीक है। इसमें भी वही ऊपर से नीचे जाने पे जो उधर चल रहा है वही सेम चीज, ऊपर से नीचे जाने पे लेमडा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये विजुअल लाइट में इनमें जो रेड है, रेड, तो रेड का क्या है? आपको वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो किसका वेवलेंथ मैक्सिमम है? रेड का। और जो वॉयलेट है उसका जो लेमडा है वो मिनिमम है, मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम। और वॉयलेट के पहले जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, और जो रेड के बाद होता है उसको होता है इंफ्रारेड। तो ये जो मैंने लिखा है ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें ये पूरा सीरीज नहीं याद किया तो चल जाएगा, पर याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड। और अल्ट्रावायलेट से विजिबल, विजिबल से इंफ्रारेड आने पे लेमडा बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, और क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है।